370 कहाँ से आ रहा है ये तो आप सबको पता है कि क्योंकि ये धारा से 370 कश्मीर से हटाने में सफल हुए हैं, तो ये उसको ऑब्वियसली भुनाना चाहते हैं और उसको भुनाना भी चाहिए कि बीजेपी की सरकार 10 बार बन जाए फिर भी ये लोग 370 को छू नहीं सकते। सही बात है। दीज वर द स्टेटमेंट दैट दे मेड कि 10 बार इनकी सरकार बन जाए फिर भी ये लोग 370 को नहीं छू सकते, और उन्होंने 10 महीने के भीतर उसको हटा दिया। तो आई मीन अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये इम्पॉसिबल था विदाउट फायरिंग अ बुलेट। सो अगर एक सिंगल पार्टी 43% वोट पा रही है, सो इट्स अ बिग डील। ये ऑल दीज लेफ्ट लिबरल्स सिटिंग इन 5 स्टार होटल्स एंड पासिंग कमेंट कि इंडिया भी डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप हो गया है, ये वो कुछ नहीं हो रहा है, सब इंडिया इज गोइंग बैकवर्ड, दिस इज नॉट द इंडिया दैट वी ड्रीम्ड ऑफ, ये वो। इनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता, एंड दे आर रिच प्रिविलेज्ड पीपल। बात मैं और बोलना चाहूंगा कि राम मंदिर ऐसा ऐसा चीज है कि अगर ये बनने के बाद ये लोग इलेक्शन हार भी गए, जो भी हुआ, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो जिससे लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो हुआ है, ये असंभव था, इसको उन्होंने संभव किया। सो ये लोग चुनाव जीते हारे, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा लोगों को। ये आप भी देखिए गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं, और जो भी गांव से हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पहले बिजली कैसी आती थी, गौरव। अब हम लोग, तुम भी दिए से पढ़े हो, लालटेन जला के पढ़े हो, मैं भी लालटेन जला के पढ़ा हूं। इजंट इट ट्रू? हमारे बाप दादा भी लालटेन जला के पढ़े हैं, हम भी लालटेन जला के पढ़े हैं। ये तो कांग्रेस थी भाई। सो जिन्होंने जो ये सब नहीं झेले हैं, वो सब कैंडल मार्च और ये सब निकाले कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। आज गांव में 16-16, 18-18 घंटे बिजली आ रही है। राम राम। ओके, राम राम। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिर्गमय में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी ज्वाइन कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स पे अच्छी खासी अपनी पकड़ रखते हैं और काफी गौर से उसको ऑब्जर्व करते हैं। और हमारे साथ वेद प्रकाश जी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक्स गौरव। मैं ऐसा, ये पहली बार है मैं ऐसा कोई इंटरव्यू या ऐसा पॉडकास्ट टाइप का कुछ मैं कर रहा हूँ। सो ओके, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, एंड सॉरी कि मैंने इतना टाइम लिया ये स्केड्यूल करने का, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा था। सो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, एंड then I joined Tata Institute of Fundamental Research as PhD student. So now I'm pursuing my PhD. So this is like I have submitted my thesis and preparing for my defense. So that's a brief description. And as I mean, after this social media revolution, after like this which revolutionized in our country, तो मैं हिंदी में ही बोलूँ, राइट? कि हमारी ज्यादातर हाँ हाँ, जो, हिंदी में थोड़ा बोलेंगे ठीक रहेगा। हाँ, तो क्योंकि हमारे, मैं समझ गया। तो आफ्टर ये जियो के आने के बाद जो पूरा ये सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन हुआ है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग अभी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अब हम लोग जैसे 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 आप बड़े इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनते हैं, जैसे BHU का या फिर TIFR का, सो आप एक वाइड स्प्रेड ऑफ पीपल से मिलते हैं, जो कि देश के डिफरेंट कोनों से आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाले, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले लोग आ रहे हैं और उन सारे इंस्टीट्यूशंस में। और आप जब उसका एक हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ अपने लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स से के अंदर आप नहीं रह पाते। तब आप एक देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और एक दुनिया की जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा है, जो कि हमेशा से चला आ रहा है, ये कुछ नया नहीं है। सो आफ्टर इंटरिंग इनटू ऑल दीज बिग इंस्टीट्यूशंस, आप उस आइडियोलॉजिकल वॉर का, आई वुडंट से वॉर, आई वुड से, मैं बोलूंगा कि ये डिस्कशन रेदर देन वॉर, एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिस्कशन का आप हिस्सा बन जाते हैं। और उसके बाद आप चीजों को, और आप ऑफ कोर्स
आपको ये मानना पड़ेगा कि आप न तो आप हमेशा सही हैं और न तो सामने वाला हमेशा गलत है। आप गलत हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला बंदा, एक सम एक्सपेक्ट ऑफ हिज आइडियोलॉजी उसकी सही हो सकती है, सम एक्सपेक्ट उसकी गलत हो सकती है। सो ये सब हमको पता चलता है एक डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोगों के साथ मिलने के बाद, जो कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इस मामले में, कि स्कूल डेज से ही जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, यू रिमेम्बर कि हम लोग काइंड ऑफ इंक्लाइंड थे कि एक वाइड रेंज ऑफ आइडियाज को परस्यू करें, और हमारे बीच बहुत सारे डिस्कशंस स्कूल में हुआ करते थे, फ्रॉम साइंटिफिक आइडियाज टू अदर पॉलिटिकल आइडियाज एज वेल। बट अगर आपको भी याद होगा, उस समय हमारी समझ छोटी थी, क्योंकि हम अपने गांव की पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस थे, हमको बाहर का कुछ नहीं पता था। बट अभी आप भी बाहर की दुनिया देखे, अलग इंस्टीट्यूट्स में गए, तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एकदम सर, एकदम एकदम। ठीक है, वेद प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया से एक डिफाइन किया कैसे क्या है। आज जैसा कि पता है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बोला है, बहुत सारे कद्दावर नेता बोल रहे हैं कि अब की बार एनडीए का 400 पार और बीजेपी का 370 पार। जी। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये फिजिबल है, और क्या 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 इसके लिए पार्टी कदम उठा रही है। थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तब जैसे मैं बात कर रहा था वेद प्रकाश जी कि जो 370 ये कह रहे हैं भाजपा के, जो अगर सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कद्दावर नेता उनके कह रहे हैं, तो उनमें उनकी क्या प्रिपरेशन है और क्या ये फिजिबल है कि नहीं, थोड़ा इस पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और अपने हिसाब से समझाइए। जी। तो अब देखिए 370 कहाँ से आ रहा है, ये तो आप सबको पता है कि क्योंकि ये धारा से 370 कश्मीर से हटाने में सफल हुए हैं, तो ये उसको ऑब्वियसली भुनाना चाहते हैं, और उसको भुनाना भी चाहिए। दैट वाज अ बिग लीप फॉरवर्ड, इट टुक 70 इयर्स। सो ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूं कि क्यों इनको क्यों जीतना चाहिए, तो 370 उसमें से सबसे बड़ा रीजन है। 370 और ट्रिपल तलाक, मैं ये मानता हूँ कि इतनी इतनी बुनियादी चीजें जो उन्होंने इन दोनों परिवर्तन से अचीव किया है, ये इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बताइए कि 10 इयर्स बैक क्या किसी में इतनी हिम्मत थी जो 3 तलाक को हाथ लगा दे? किसी में हिम्मत नहीं थी। क्या क्या किसी में हिम्मत थी? 370, इवन यू मस्ट रिमेम्बर कि फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा और महबूबा मुफ्ती कश्मीर में जब 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट आया, जब ये लोग दे गॉट द ग्रैंड मेजॉरिटी, द बीजेपी गॉट द ग्रैंड मेजॉरिटी एंड ऑल। सो सब लोग बात कर रहे थे कि अब बीजेपी देखो 370 हटाएगा, एंड यू मस्ट रिमेम्बर द इंटरव्यूज ऑल दीज पॉलिटिकल अपोजिट पॉलिटिकल लीडर्स, दिस महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे लोग। आपको याद होगा कि ये लोग खुले शब्दों में बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार 10 बार बन जाए फिर भी ये लोग 370 को छू नहीं सकते। सही बात है। दीज वर द स्टेटमेंट दैट दे मेड कि 10 बार इनकी सरकार बन जाए फिर भी ये लोग 370 को नहीं छू सकते, और उन्होंने 10 महीने के भीतर उसको हटा दिया। उन्होंने 10 महीने के 5 अगस्त को उन्होंने हटा दिया। तो आई मीन अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये इम्पॉसिबल था विदाउट फायरिंग अ बुलेट। सबसे यू बड़ी बात हैव यही है। टू पॉइंट कि विदाउट फायरिंग अ बुलेट, विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, यू नो। तो ये बहुत बड़ा लीप है, और मैं इसलिए ये लोग 370 से आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं ये बात मैं इस मामले में बहुत बिलीव करता हूं कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था जो इन्होंने अचीव किया, जो ट्रिपल तलाक और 370, क्योंकि ये एक वोट बैंक बन चुका था, यू नो। सो उसको टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि 20% का आपको वोट नहीं मिलता, एंड दे डिडंट केयर अबाउट दिस 20% पीपल, कि वो लोग ना, और इनफैक्ट ऑल दीज की ये जो फेक नैरेटिव पूरा बना था कि नहीं आप 370 हटा देंगे
तो पूरा ब्लड बाथ हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, everyone accepted, and now it is done and dusted. Supreme Court few months back, you remember, बहुत सारे लोगों ने PIL फाइल करी थी, सुप्रीम कोर्ट they discarded all of it. It's done and dusted. Now nobody will dare in future, किसी की भी गवर्नमेंट आए कि उसको वो उसको वापस नहीं ला सकते। नो, सो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का एक कैंसर था, उसको काट के इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। तो इसलिए दे डिजर्व टू विन नाउ, कि वेदर कि ये लोग 370 सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो उस पे बात करते हैं कि ये लोग, देखिए 370 तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ओके, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ अभी आपसे बात करने से पहले कुछ ओपिनियन पोल्स के सर्वे में देख रहा था, जो अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में ओपिनियन पोल्स के सर्वेज हुए हैं, जो कि इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ और ऑल दैट ग्रुप्स दे कंडक्ट ओपिनियंस पोल्स। तो मैं उसके नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके, सो मैं कुछ ये पढ़ रहा हूँ। तो ये विकिपीडिया पेज पे बहुत सारे जो फरवरी और फरवरी लास्ट क्या इस फरवरी और दिसंबर और जनवरी के दौरान जो भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, तो उसमें मैं उसके सर्वेज में दिखा रहा हूँ जस्ट टू। तो इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे जो कि फरवरी में कंडक्ट किया गया था, सो उन्होंने बोला है कि एनडीए will get around 45% of vote. ABP सी वोटर सर्वे बोल रहा है कि एनडीए will get around 42% of the vote. इंडिया टीवी CNX सर्वे बोल रहा है कि जो कि अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था, अक्टूबर लास्ट ईयर, वो बोल रहा है कि बीजेपी will get around 43.5% of the vote. इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे जो कि अगस्त 2023 में किया गया था, वो बोल रहा है 43% ऑफ द वोट। और इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे जनवरी में जो कंडक्ट हुआ था, जनवरी 2023 में, वो उसने बोला था 45%, 43% ऑफ द वोट। ओके, सो नाउ अगर आप देखें तो ये, अगर आप इन सब का एवरेज भी लें तो भी 42-43 के आसपास इसका एवरेज आ रहा है, 43 के आसपास। ओके, सो अगर एक सिंगल पार्टी 43% वोट पा रही है, सो इट्स अ बिग डील। So in a country where there are 5,000, more than 5,000 political party, I don't remember exactly, तो एक पार्टी जो है 45% वोट पा रही है, इट्स अ बिग डील वेदर ये 370 सीट पाए या ना पाए। ओके, और उसके बाद सीट शेयरिंग जो ओपिनियन पोल्स में जो दिखाया गया है कि एनडीए को 335 सीट्स मिलेगी, जो इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे बोल रहा है। एबीपी सी वोटर सर्वे दिसंबर में जो कंडक्ट हुआ था, वो बोल रहा है कि 295 to 335। इंडिया टीवी CNX अक्टूबर में कंडक्ट किया था तो 315। सो अराउंड 325 ये बोल रहे हैं, 325 330 ऑन एवरेज मैं देख रहा हूं कि इसमें इतने सारे वोट्स, इतनी सारी सीटें इनकी आ सकती हैं, जो कि ओपिनियन पोल बता रहा है, ठीक है। सो और ये लोग बोल रहे हैं 370, तो 370 बेस्ड ऑन द ओपिनियन पोल्स। अब मैं तो खुद पोल कंडक्ट कर नहीं रहा हूं, बेस्ड ऑन द ओपिनियन पोल्स 370 थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी का, स्पेशली पीएम मोदी का, ये इनका रहा है कि हमेशा जो अनअचीवेबल दिख रहा है उसको अचीव करने का कोशिश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं फिर से शुरू करूंगा, 370 अनअचीवेबल अचीव किया, राम मंदिर अनअचीवेबल अचीव किया, ट्रिपल तलाक अनअचीवेबल अचीव किया, ठीक है। तो दुनिया भर के, अभी मैं बहुत सारी और चीजों पे आऊंगा जो कि इन्होंने किया है, जो कि ऑलमोस्ट अनअचीवेबल थे, इन्होंने अचीव किया है नाउ। सो उनका जो ये लक्ष्य कि हम जब वो 2019 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने बोला था कि ये बाय द एंड ऑफ दिस टर्म हमारा ये गोल है कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो। ये भी बड़ी बात थी। आल्दो 2 साल कोविड में चले गए, इसकी वजह से हम उसको शायद अचीव नहीं कर पाए, इसमें हमको 3-4 साल लेट हो जाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पीपल आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, you know, they are making people
टू बिलीव इन द कंट्री, बिलीव इन इंडिया, ठीक है। तो इनका ये है कि इनका जो कि बहुत मुश्किल है अचीव करना, उसको अचीव करना, उसको उसको गोल बनाना, ठीक है। नाउ वेदर 370, टू बी ऑनेस्ट, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मे बी दे कुड टच 350, अब आई वुड से, ठीक है। और अगर 350 भी, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट आई फील कि लास्ट टाइम इनको 303 सीट्स मिला था, अगर ये 303 से इतना ही पा गए या उससे 10 और उससे ज्यादा ही पाएंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन द वर्क दैट दे हैव डन एंड राम मंदिर वेरी रिसेंटली, सो इनको उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। या सर और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर अगर ये लोग 370 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि भाजपा 370 और एनडीए 400, तो अगर जैसे नॉर्थ हिंदी पट्टी के, जिनको बोला जाता है कि हिंदी पट्टी की पार्टियां हैं या फिर नॉर्थ इंडिया की पार्टियां हैं, तो इनको अगर 370 का टारगेट है तो कहीं ना कहीं इनको भारत के जो साउथ पार्ट है इंडिया, दक्षिण भाग है, उस पर इनको सेंध करना पड़ेगा उनकी सीटों में। तो क्या बिल्कुल उसका बिल्कुल। क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे इसको भुनाया जा सकता है, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। हाँ, तो ये हिंदी, जो हिंदी बेल्ट जिसको बोला जाता है, तो उसमें जो है हमारा यूपी आता है, जो कि लोकसभा सीटों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। 80 लोकसभा सीटें हैं। हमारा देखिए, मैंने अपने टैब में सब खोल के रखा है, सो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे ये लोग सीटें, हिंदी बेल्ट और इनका अभी एक बहुत मजबूत जो किला है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में भी दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल ड्यू टू हेमंत बिस्वा शर्मा। तो अब आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, आसाम में 14 सीट है। आसाम में ये लोग मोस्टली पूरा सीट जीत जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आई डोंट नो, बट लेट्स से 14 सीट अगर इन दोनों का भी जोड़े, 14। बिहार का 40 है, 54। छत्तीसगढ़ का 11 है। ये लोग अगर सपोज उसमें 10 भी सीट जीत जाए, छत्तीसगढ़ में भी ये लोग काफी सारा सीट जीतेंगे। तो अगर इसमें 10 भी जीत जाए तो भी 64। गोवा में दोनों ये लोग जीतेंगे, 66। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 की 26 जीतेंगे। तो 96, 102, सो 100, टू बी ऑन सेफ साइड, सपोज 100। हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो 10 सीट में से कम 5 ये लोग जीतेंगे, 105। हिमाचल प्रदेश में 4 है, ये लोग 4 की चारों जीतेंगे, 110। झारखंड में 14 है, अगर 10 भी जीतते हैं, 120। कर्नाटका में 28 है, लास्ट टाइम ये 26 जीते थे, 26 या 25 जीते थे। इस बार अगर ये 20 भी जीतते हैं तो भी हो गया 130, कितना, 140 के 140। और मध्य प्रदेश में 29 है, ये लोग 29 के 29 जीतेंगे। जिस हिसाब से इनका जो राज्य में इलेक्शन हुए हैं उसके परफॉर्मेंस के को देखा जाए, ये लोग 29 के 29 जीत सकते हैं। सो कितना हुआ, 170, राइट, 170 के आसपास। अब मणिपुर मेघालय में 2-2 है, मुझे नहीं पता कि ये लोग इसमें यहाँ पे क्या करेंगे। मणिपुर मेघालय में 2-2 है, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1। सो हो गया 4, महाराष्ट्र 5। हाँ, तो इसका मुझे महाराष्ट्र नहीं पता, तो मैं इसको नहीं देखूंगा। और एनटीसी और दिल्ली में 7 सीटें हैं। लास्ट 2019 में ये लोग 7 के सातों जीते थे, तो इस बार भी 7 के सातों जीतेंगे ये लोग, क्योंकि केजरीवाल को कोई, आई मीन नेशनल लेवल पे कोई नहीं देखना चाहता। सो आप 100, अभी 157, महाराष्ट्र का नहीं पता है, महाराष्ट्र पे या नहीं पता। अब आ रहे हैं। और उड़ीसा में 21 सीट्स है, तो अगर वहां पे ये लोग लास्ट टाइम कुछ 9-10 सीट जीते थे शायद, सो 10 सीट अगर वहां पे कितना हुआ, 7 दिल्ली 186 का, या 186। और पंजाब में 13 सीट्स है, अगर 13 सीट्स में से ये लोग मान लो 4 सीट जीतते हैं, लास्ट टाइम भी कुछ 4-5 सीट जीते थे, उसको आप जोड़ लीजिए। और राजस्थान में 25 सीट है, 25 सीट में से मोस्टली ये लोग 20 से ज्यादा जीतेंगे। लास्ट टाइम शायद पूरी की पूरी इन्होंने जीती थी, 25 की 25। बट टू बी ऑन सेफ साइड अगर आप 20 भी जोड़ें, ठीक है। सिक्किम में 1 है, मुझे नहीं पता। तमिलनाडु में 39 है। नाउ तमिलनाडु में लास्ट टाइम इन्होंने शायद 1 सीट जीती थी, या एक शायद 0 सीट जीती थी, 0।
सो बट तमिलनाडु में अभी जो इन्होंने नया लीडर आई मीन तैयार कर रहे हैं अभी, जो उसका क्या नाम है, अन्नामलाई सर। तो अन्नामलाई जो यात्रा वो निकाल रहा है, उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो पता नहीं वो सीट्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो 30 तमिलनाडु 39 में आई डोंट नो, सो लेट्स इग्नोर दिस, क्योंकि लास्ट टाइम इनको जीरो मिला था, सो लेट्स इग्नोर दिस। तेलंगाना में 17 सीट्स है, लास्ट टाइम इनको 4 मिला था, इस बार भी मिनिमम इनको 4 मिलना चाहिए, तो इसका 4 जोड़ लीजिए। त्रिपुरा में दो सीट है, त्रिपुरा में लास्ट टाइम इन्होंने 2 के दोनों जीता था, तो इसको जोड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लास्ट टाइम, जबकि सपा और बसपा का गठबंधन था, तब इनको 65 सीट्स मिला था। ठीक है, और अब की सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, विच इज नथिंग। ठीक है, तो फिर भी इनको आप 73-74 सीट्स आप जोड़ के रखिए, आप इसमें जोड़ लीजिए। उत्तराखंड में 5 सीट है, ये लोग 5 की 5 जीतेंगे, 5 जोड़ लीजिए। और जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, अब मुझे नहीं पता इसमें, फिर भी 2-3 जो जम्मू के क्षेत्र की सीटें हैं वो तो ये लोग जीत जाएंगे। वेस्ट बंगाल में 42 है, लास्ट टाइम इन्होंने 18 जीता था, इस बार भी ये लोग 18 to 20 सीट्स ये लोग बोल रहे हैं सर्वेज में, आप 20 सीट्स जोड़ लीजिए। और या तो अभी कितना हुआ, 318 हुआ। 318 हुआ। ठीक है, सो ये जस्ट हमने सब कुछ मिनिमाइज करके रखा है, ठीक है, हमने एग्जेजरेट नहीं किया है। नाउ अब इनको 370 जीतने के लिए इनको तमिलनाडु में परफॉर्म करना पड़ेगा। तमिलनाडु में हमने इनको 0 सीट्स दिया, केरला में हमने इनको 0 सीट्स दिया, ये हुआ। और इनको और नॉर्थ के स्टेट्स लाइक पंजाब में और हरियाणा में स्पेशली, ये सब में इनको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये लोग 320 और समथिंग ये लोग इजीली क्रॉस कर जाएंगे, जस्ट फ्रॉम द नॉर्थ बेल्ट और नॉर्थ ईस्ट। इनको जैसा कि आपने बोला कि इनको 370 अचीव करने के लिए इनको साउथ स्टेट्स में कुछ मिरेकल करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे साउथ की जो 129 लोकसभा सीटें हैं, 129 उसमें इनको जीतना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि जो अपना उनका 52 सीट्स का जो डिफरेंस आ रहा है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, और उनका जो टारगेट रखे हुए हैं कि इसमें उनका खुद का टारगेट है इतना, तो एनडीए जोड़ ले तो 400 का टारगेट है, तो 52 तो सिर्फ अगर भाजपा को लाना हो तो अब 52 सीट्स इनको भी खोजना पड़ेगा कि महाराष्ट्र से कितना निकाल पाते हैं ये, महाराष्ट्र से निकालेंगे। हमने और महाराष्ट्र जोड़ा क्या, हमने महाराष्ट्र का नहीं जोड़ा ना, हम महाराष्ट्र का जोड़ना भूल गए। हाँ, तो इसमें आपको महाराष्ट्र का भी जोड़ना पड़ेगा, जो कि 48 सीट्स है वहां पे। तो 48 सीट्स में मुझे लास्ट टाइम का पता नहीं इनको कितना मिला था, लेट मी चेक, जस्ट वन सेक। सो 2019 में ये लोग 48 सीट्स में ये लोग, जस्ट वन सेक, एनडीए ने 41 सीट्स जीता था 2019 इलेक्शन में। तो अगर उसको भी अगर आप 40 भी अगर आप देख लें, तो इनका आप देखोगे 360 के पास पहुंच रहे हैं, वो एनडीए को मिला करके एनडीए पहुंच रही है, या एनडीए पहुंच रही है, या और बीजेपी का देखेंगे तो 325 के आसपास पहुंच रहा है। अब वही है कि हाँ सर, हाँ आप क्या बोल रहे थे? मतलब मैं वही बोल रहा था कि अभी 360 है, उसको 40 सीट्स का इजाफा करना है इनको। एग्जैक्टली, और वो कहाँ से लाएंगे? साउथ से ही, और दैट्स द ओनली वे, आई मीन, और कहाँ आप सीटें पैदा तो नहीं कर सकते। सो और देखिए अब मतलब ये लोग अब 370 इज अ बिट टू मच, सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर ये लोग 330 के आसपास भी पा रहे हैं, सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम राजीव गांधी, आई थिंक 89 और 82 का इलेक्शन था, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, 84 में डेथ हुई थी, 85 वाले इलेक्शन। हाँ, तो 85 का इलेक्शन था। तो उसके बाद उनको 400 सीट्स मिली थी। ठीक है, तो
वो वोट्स उनके काम पे नहीं मिले थे, वो सिंपैथी वोट्स थे उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीजेपी 2014 में जीती, 2019 में तो इनको अपने काम पे वोट मिला, इस बार भी इनको सारा अपने काम पे वोट मिलेगा, क्योंकि दे मेड बिग प्रोमिसेस एंड दे फुलफिल्ड मेनी ऑफ देम। मैं नहीं बोलूंगा कि सारे इन्होंने पूरे किए, बट फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए, इनका जो एक मिडिल क्लास और गरीब पे इनकी सरकार का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस बात को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इस बात को हमको समझना पड़ेगा और हमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे ये ऑल दीज लेफ्ट लिबरल्स सिटिंग इन 5 स्टार होटल्स एंड पासिंग कमेंट कि इंडिया भी डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप हो गया है, ये वो कुछ नहीं हो रहा है, सब इंडिया इज गोइंग बैकवर्ड, दिस इज नॉट द इंडिया दैट वी ड्रीम्ड ऑफ, ये वो। इनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता, and they are rich privileged people. They don't know the problems that we as a middle class, as a poor middle class face. So for example, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स मैं सर्च कर रहा था कि आवाज इन्होंने आपकी आ रही थी, आप छोड़ सकते हैं हाथ को अगर आवाज आए। सॉरी, हाँ एक हाँ, खराब आदत है मेरी। नहीं नहीं कोई तो जी, तो अगर आप देखेंगे, अगर जो ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद करती है, ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं। आप देखिए कि नंबर ऑफ एम्स इन 2014 एंड नंबर ऑफ एम्स इन 2023। सो इन 2014 द नंबर ऑफ फंक्शनल एम्स वर 7, in 2023 the number of aims are now around 22, and only yesterday or day before yesterday prime minister inaugurated 5 more aims. Okay, and the number of seats that has been increased, जो नंबर ऑफ सीट्स जो लास्ट के 10 इयर्स में बढ़ा है, वो 97% सीट्स बढ़ा है, एमबीबीएस सीट्स, और 110% बढ़ा है पीजी सीट्स इन मेडिकल। मैं सिर्फ मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और पार्टिकुलरली स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लोग का बहुत बहुत बड़ा योगदान ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि अब आप पूछ सकते हैं कि ये एक जो एकदम कॉमन, जो एकदम निचले स्तर पे जो आदमी है, उसको एम्स और ये सबसे क्या फायदा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है। तो उसके लिए आई हैव more data points. Okay, so for example, only in last 10 years under the scheme PM Jan Dhan Yojana, ये लोग ने अराउंड 42 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले हैं। 42 करोड़, सोचो हमारे देश की आबादी अराउंड 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ है, जिसमें से 42 करोड़ ये लोग नए अकाउंट पीएम जनधन योजना के तहत लास्ट 10 इयर्स में ये लोग खोले हैं। और ये सिर्फ अकाउंट खोलना बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, सिर्फ ये अकाउंट होने से, अब कोविड जैसी महामारी आई, ये पूरे और सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको किया, जो गरीब तबके के लोग थे, जो दिहाड़ी करते थे, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया। नाउ, और सबसे ज्यादा जो जनधन अकाउंट खुला वो गरीब तबके के लोगों का खुला, ठीक है, जिनका पहले नहीं था, ठीक है। अब ये जनधन अकाउंट होने से जो भी गवर्नमेंट की सारी बेनिफिशियरी आ रही है, वो सीधा उनके अकाउंट में आ रही है। अब इनको थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा नहीं लेना देना पड़ रहा है कि उनको आप घूस दो, फिर आपको वो गवर्नमेंट की बेनिफिट, गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ मिलेगा, नहीं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखिए, इसमें गवर्नमेंट का पैसा जो घूस के रूप में जाता था वो अलग है, जो लोग ले जाते थे थर्ड पार्टी, वो तो बच ही रहा है, और साथ में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये अकाउंट खुलने का ये फायदा है। जो भी गवर्नमेंट की सपोज किसानों को इनको कुछ हर आई थिंक हर साल ये लोग 6,000 रुपए दे रहे हैं ना। इवन अब मैं भी किसान फैमिली से हूं, तो मेरे घर पे भी हर साल 6,000 रुपए समथिंग आता है, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। हमको कहीं पे जाने की जरूरत, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। वृद्धा पेंशन का पैसा है अकाउंट में। बड़ी मम्मी और बड़े पापा मेरे वृद्ध हैं अभी, कुछ 70 ईयर से ज्यादा उनकी उम्र है, तो वृद्धा पेंशन का उनका जो भी पैसा है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, किसी से मांगने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे ये लोग उठा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात,
ये बैंक अकाउंट हो गया। तीसरी बात, जो जो एक मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास को अफेक्ट कर रही है, वो है जो इनका, मेरे पास एक और डेटा पॉइंट है, जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स दैट दे हैव बिल्ड। गौरव, यू रिमेंबर नाउ, बिकॉज हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सो नाउ यू एंड आई बोथ बिलोंग टू अ विलेज, ठीक है, हम हम्म, दोनों ही गांव से बिलोंग करते हैं। और हमारे बचपन का दृश्य तुमको याद होगा, सब लोटा लेके जाते थे, हम्म, ठीक है, सब लोटा लोटा लेके जाते थे। और तुमको ये भी याद होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में भी महिलाएं थी और मेरे घर में भी महिलाएं थी, और हम सबको याद है कि उनकी कितनी दुर्गति थी। हम्म, अगर उनको दिन में टॉयलेट लग हम्म, गई हम्म, तो उनको किस शेम से गुजरना पड़ता था, तुमको याद हम्म, होगा, ठीक है। सही बात। और ये इतना बड़ा बदलाव है, ये इतना बड़ा, इसको लोग ये 5 स्टार होटल्स में बैठ के दारू पी के कमेंट करने वाले कि नो नो नो, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कंट्री इज गोइंग बैकवर्ड, वो महिला जो हम्म, पहले लाज लाज के मारे दिन में हम्म, टॉयलेट लगने पे वो जाती नहीं थी बाहर, हम्म, आज उसके जीवन में इतना बदलाव हुआ है हम्म, कि वो अब फ्री है, वो मेंटली फ्री है। मुझे याद है, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी दीदी बताती हैं कि ये जब उनकी शादी हुई थी नई नई, वो उनके ससुराल में भी टॉयलेट नहीं था, तो वो बताती हैं जब वो अपने ससुराल में थी तो दिन में खाती नहीं थी, हम्म, सो दैट कि उनको टॉयलेट न लग जाए। नहीं तो दिन में, और वो वहां की दुल्हन थी, हम्म, तो दिन में कहाँ जाएंगे वो लोग। हम्म, हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा हम्म, परिवर्तन है। और इन्होंने कितने, द नंबर ऑफ टॉयलेट्स दे बिल्ड इज अराउंड 9 पॉइंट सम करोड़। लेट मी हम्म, शेयर दिस। 11। या, अराउंड 9 करोड़ टॉयलेट्स बीन बिल्ड इन द रूरल एरियाज सिंस 2014। हम्म, बहुत बड़ा ये है। ये एक बहुत, महिलाओं की अस्मिता को लेकर ये बहुत, भले वो लोग सब कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे इनको वोट ना दे, हम्म, लेकिन द काइंड ऑफ चेंज दे हैव ब्रॉट इन पुअर पीपल्स लाइफ इज ट्रेमेंडस, हम्म, हम्म, ट्रेमेंडस। और इन्होंने 9 करोड़ शौचालय बनाए, सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती, हम्म, सारे, अब देखिए कि गांव के, हमारे टाइम पे, आज से 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि जो लोग कैपेबल लोग थे उनके भी घर में टॉयलेट नहीं था, क्योंकि हम्म, वो लोग सोचते थे कि ये तो ऐसे ही होता है हमेशा से, सब लोग बाहर ही जाते हैं। अब जब मानसिक वही मैंने थी, ये, मानसिकता वही थी। मानसिकता वही थी, जब हम्म, मैंने ये देखा कि इवन मेरे घर पे भी, जब मैंने ये देखा कि जब प्रधानमंत्री के हेल्प से, प्रधानमंत्री ये हम्म, जो इसकी प्रधानमंत्री की स्कीम की हेल्प से जब गरीबों के घर में टॉयलेट बनने लगा, तो जो उनसे अमीर लोग थे वो उनसे आउट ऑफ जेलसी, कि अरे हम्म, इसके यहाँ पे टॉयलेट है मेरे यहाँ पे नहीं है, सो आउट हम्म, ऑफ जेलसी दे बिल्ड द टॉयलेट। हम्म, सो इट्स नॉट ओनली 9 करोड़, जो गवर्नमेंट डेटा शो कर रही है कि 9 करोड़, वो सिर्फ 9 करोड़ नहीं है, इट इज मोर देन दैट, ठीक है। सही ये एक बात। मेंटालिटी इन्होंने पूरी चेंज कर दी है। सो इट्स अ बिग सल्यूट टू देम। ये लोग, हम्म, बड़े बड़े लोग जो, जिन्होंने ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं किया, इन महिलाओं की दिक्कतों का, जिन्होंने देखा नहीं, हम्म, वो इस सारी बातों को समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा बदलाव है। और चौथी चौथी बात जो मैं, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है गरीबों की लाइफ के उत्थान में, वो ये है, हम्म, जो इन्होंने फ्री में सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं। हम्म, अब आप 10 साल पहले की बात, आप याद करिए, हम सब गांव हम्म, के हैं, और हम्म, मोस्टली सबके यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था, हम्म, इजंट इट ट्रू? मोस्टली हम्म, सबके यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था। हम्म, अब की बात आप बताइए, मोस्टली सबके यहाँ सिलेंडर पे खाना बनता है, राइट? टोटल। हम्म, टोटल। तो वो चेंज हम देख रहे हैं, हम उसको, उस चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं। हम्म, अब नाउ, पहले की सरकारों में वो लोग, अभी आप उनसे ये आर्ग्यूमेंट दो तो वो क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं, पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। हम्म, कहाँ हुआ था हम्म, भाई, हम लोग तो हैं ना, हमारे हम्म, पापा मम्मी है ना, कहाँ हुआ था? वो सारा हम्म, जीवन फूक फूक के खाना बना रहे थे, वो आग जला रहे थे, खेतों में लोटा लेके टॉयलेट जाते थे हम्म, सब, हम्म, ठीक है। ये बोल रहे हैं चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था।
ये कुछ नहीं, उनका कोई जीरो, ग्राउंड पे उनका जीरो रियलिटी था। नाउ इनका रियलिटी, इनके स्कीम्स का जो बेनिफिट्स है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। सही बात। तो ये बहुत बड़ा, और पांचवा जो बहुत बहुत बेनिफिट किया लोगों को, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, जो कि ये लोग 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे सोचो कि इससे अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, कहीं की रिपोर्ट आई, मेरे पास करंटली वो रिपोर्ट नहीं है, अदरवाइज मैं शो करता, कि जो बहुत गरीबी थी जो इंडिया में, उससे few hundred millions, probably 200 million people, they during the last 10 years they got out of this extreme poverty. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। Yeah, multi-dimensional poverty, as you said. So there is this report. So इसमें ये जो 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल ये दे रहे हैं, सोचो कोविड के टाइम पे जब लोगों का धंधा और सब बंद हो गया था, एंड जो दिहाड़ी पे काम करते थे उनके पास, उनको दिहाड़ी मिलनी बंद हो गई थी, तो ये स्कीम उनके लिए जीवन दान की तरह आई। ठीक है, और ये स्कीम अब अगर गौरव, पहले भी ऐसी स्कीम्स चली थी पहले की गवर्नमेंट में, लेकिन तुमको अच्छी तरह याद होगा द लेवल ऑफ करप्शन देयर वाज, और जो द स्टेट ऑफ मटेरियल्स दे वर प्रोवाइडिंग, की कहीं चावल प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे घटिया चावल लोगों को देते थे, वो गंधा रहा है, सड़ा हुआ है, गेहूं गंधा रहा है, सड़ा हुआ है, मतलब सबसे घटिया स्टेट ऑफ मटेरियल होता था वो। अभी आप देखिए हमारे यहाँ भी वो आता है, आपके यहाँ भी आता है, आप देखिए इट्स गुड एज यू गेट फ्रॉम मार्केट। सो ऑल दीज, इन्होंने, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमने एक एक नया क्लास क्रिएट किया है, वो है बेनिफिशियरी क्लास, कि जिन्हों हमारी योजनाओं से लाभ हुआ है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मित्र प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन किए हुए हैं कि वो लड़ेंगे साथ में चुनाव। उन्होंने दिल्ली में भी किया, हरियाणा, गुजरात में किया। तो जो दिल्ली में आपने कहा कि 7 की 7 सीटें वो भाजपा ले जाएगी, तो जो उनके 7 में जब आए हैं, क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, जस्ट लाइक ऑल द पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट, मैं भी बोलूंगा जीरो इफेक्ट होगा इनका। क्यों? उसका रीजन ये है, 2019 में आपको पता होगा कि केजरीवाल बहुत चाहता था कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। द मीम दैट वी ऑलवेज शेयर, की उन्होंने लगभग मना कर दिया है, द स्टेटमेंट दैट केजरीवाल मेड आफ्टर द मीटिंग विद द कांग्रेस इन 2019। तो उन्होंने मना कर दिया था, गठबंधन इससे नहीं किया था, और उसके बाद जो है ये लोग इलेक्शन हारे। बट द मेन पॉइंट इज कि बीजेपी गॉट मोर देन 50% ऑफ द वोट्स। सो इवन इफ ये लोग ने गठबंधन किया होता, इवन इफ अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस ने गठबंधन किया होता, तो भी ये लोग हार जाते, क्योंकि बीजेपी को 50% अकेले वोट मिल रहा था, 50% से ज्यादा, कुछ 52 और समथिंग परसेंट वोट मिला था दिल्ली में। ठीक है, और आज की बात जो है कि अभी अगर जो सारे सर्वेज बोल रहे हैं कि बीजेपी को फिर भी जो है 7 की 7 सीटें मिलेगी, फॉर दिस ओनली रीजन की 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को अभी भी मिलेगा, फॉर द सिंपल रीजन। या तो इनके वहां पे, अच्छा, अब गुजरात में तो तुम्हें पता ही है कि वहां पे बीजेपी सर्वे सर्वा है, एंड देयर इज नो वे कि आप वहां पे बीजेपी को बीट करो। आप सारी पार्टियां सब कुछ मिल जाओ, आप वहां बीजेपी को आप, इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन करंट सिनेरियोज। आप वहां पे तो इनका जो भी है, तो इनका दिल्ली में थोड़ा बहुत चांस था, बट नहीं, वो दिल्ली में भी मुझे तो नहीं लगता कि इनका थोड़ा भी चांस है, क्योंकि दे विल गेट मोर देन 50% वोट। तो तथा कथित जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे, क्या इससे पंजाब में बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्योंकि आपने 4 सीटें यहाँ पर बताई थी, कि 4 सीटें। वो 4 सीटें मैंने लास्ट टाइम जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके आधार पे उन्होंने 13 में से कुछ 5 सीटें शायद बीजेपी ने जीती थी और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। मैं उसके आधार पे बोल रहा था कि मे बी 4 सीटें अभी भी जीते। तो या गुड क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो है इनको नुकसान होगा कि फायदा होगा, आई मीन आई डोंट नो रियली, क्योंकि मतलब मैं अभी बोल नहीं सकता।
क्योंकि जो एज यू सेड कि द सो कॉल्ड फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, ओके, सो दे आर नॉट द रियल फार्मर्स, ठीक है। ये वो हैं जो बिचौलिए हैं, जिनकी बाजार जिनका बंद हो रहा था किसान कानूनों से, वही सब फिर से जो 2021 जो 22 में आंदोलन किए थे, 21 में, ये लोग वही लोग हैं, ठीक है। सो इनसे आप, और वो द सिंपल रीजन की ये लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, और एंड यू ऑल नो कि देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड। व्हाट आई मीन बाय दैट कि द गवर्नमेंट्स लाइक the foreign governments which don't like this BJP government, they are also trying to create हुआ कि फार्मर्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, ये वो, तो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग कनाडा, यूएस से आ रही है, इट इज ऑल नोन, इट इज ओपन सीक्रेट। और वहां पे अब देखिए आप फार्मर्स, आप उनको कैसे बोल सकते हैं? मे बी देयर माइट बी सम लेजिट फार्मर्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, आई मीन यू सी, वो टी शर्ट पे भिंडरा वाले की फोटो लगा के घूम रहे हैं, एंड इन द इंटरव्यूज दे ऑन टेलीविजन दे आर सेइंग कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खालिस्तान दे दो, हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। So all these statements are being made from that farmer protest. So they are not farmers on to a large extent. They are not farmers. और ये फार्मर प्रोटेस्ट हो या ना हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी का वोट परसेंट अफेक्ट होगा। उनको जो उनको वोट मिलना है वो उनके काम पे मिलेगा। या अब अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में 64-65 सीटें थी। पिछली बार तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को भी हरा दिया था। इस बार रायबरेली में से भी सोनिया गांधी चली गई हैं राज्यसभा राजस्थान से। तो क्या उनको पहले से डर था कि रायबरेली भी उनके हाथ से इस बार चली जाएगी, और क्या वहां पर भी भाजपा अपना बना सकती है? हाँ, क्यों नहीं। आप देखिए, अगर आप यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में से आप देखेंगे तो रायबरेली इज वन ऑफ द फाइव मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। रायबरेली इज वन ऑफ द 5, यू कैन चेक इट। और यहाँ पे गांधी फैमिली का, आई थिंक इट्स बीन 30-40 इयर्स सिंस राजीव गांधी यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, सोनिया गांधी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, और दे नेवर विजिट रायबरेली। नाउ डू यू रिमेंबर व्हेन सिंस लास्ट 5 इयर्स में सोनिया गांधी जी ने कब विजिट किया रायबरेली? डू यू रिमेंबर एनी इंस्टेंस इन्होंने कब रायबरेली विजिट किया? आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली, ठीक है। तो अब ये लोग, अब जैसे कि लास्ट टाइम 2019 में क्या हुआ था कि जैसे ही इलेक्शन आता है ये लोग विजिट करना शुरू कर देते हैं, और फिर से ये लोग वही सिंपैथी लेते हैं लोगों की कि देखिए हमारा पूरा परिवार यहीं से इलेक्शन लड़ा था, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी भी वहीं से लड़ती थी, देन राजीव गांधी वहीं से लड़े, देन हम भी वहीं से लड़ रहे हैं, तो आप हमेशा हमारे परिवार को वोट देते आए हैं, फिर से आप हमारे परिवार को वोट दीजिए। दिस इज देयर सिंपल डायलॉग, ठीक है। कि और वहां के लोग जो भी हैं भाई, अब मैं बोल नहीं सकता कि वो इनको वोट भी करते हैं। और वहां पे मतलब वो सोनिया गांधी का सोचो कि वो है संसदीय क्षेत्र है, और वहां की हालत इतनी खराब है रायबरेली की। और वही आप देखिए मोदी का संसदीय क्षेत्र, अब बनारस में जाके देखिए, इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है लास्ट 5-10 इयर्स में। आई मीन एवरीवन, इवन उनके सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर भी वहां जाके बिना तारीफ किए नहीं रह सकते। द काइंड ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग टू बनारस। आप पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करने में कितनी मुश्किल होती थी। अभी जाइए, अभी मैं रिसेंटली गया था बनारस, ये दिसंबर में गया था, तो मैं गया था विश्वनाथ जी के जो नया कॉरिडोर बना है लास्ट ईयर, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। तो वो इतना अच्छा बना है, इतनी सुविधा हो गई है, अच्छे दर्शन हुआ, और बहुत सारी चीजें, ड्रास्टिक चेंजेस आर हैपनिंग इन बनारस। ऑन द अदर हैंड रायबरेली में ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी वहां की ऐसा न्यूज नहीं सुनेंगे कि सोनिया गांधी ने कुछ वहां पे स्पेशल कराया, ठीक है, नथिंग। और फिर भी सरकार में तब भी एग्जैक्टली जब सरकार में थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं। वो एक बार जाते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। और वहां के लोग जो भी है भाई, नाउ अगर आप लोग
उनको इतने साल से इसीलिए वोट देते रहे हैं, देन यू डिजर्व दिस। आई मीन इट इज द पीपल हु चूज योर लीडर। और अगर आप फिर भी ठीक है कि आपको सोनिया गांधी को वोट देना है इवन आफ्टर शी डजंट डू एनीथिंग, देन ऑफ कोर्स यू डिजर्व दिस। अगर हम लोग यूपी, अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी इतना पिछड़ा हुआ था। क्यों पिछड़ा था? क्योंकि हम मुलायम, अखिलेश और मायावती को वोट दे रहे थे सिंस लास्ट 15 years। तो वी डिजर्व टू बी पिछड़ा, टू बी ऑनेस्ट। जब आप अपना वोट अपनी जाति के आधार पे दे रहे हैं कि कौन सी जाति का कैंडिडेट खड़ा है, देन यू डोंट डिजर्व डेवलपमेंट, देन यू डोंट डिजर्व डेवलपमेंट। सही बात है। हाँ, अभी तो ये भी चर्चा आ रही है कि रायबरेली से हो सकता है कि अपनी बेटी प्रियंका गांधी को खड़ा करें। खैर वो अब तो समय बताएगा कैसे क्या होना है। और 74 का हमारा भी जो आपने 73 सीटें तो जरूर भाजपा जीती थी 2014 में, जब पहली बार था तो उसमें ज्यादा जीती थी। इस बार तो कहीं ना कहीं इस बार बसपा भी नहीं है साथ में, तो कहीं बसपा वोट कटुआ पार्टी तो नहीं बन जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता बसपा वोट कटुआ बनेगी, तो वो सपा की वोट काटेगी। वो सपा और कांग्रेस का वोट काटेगी, ठीक है। सो बीजेपी को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा कि 2019 में सब लोग कितना डरे हुए थे कि सपा बसपा आर द बिगेस्ट पॉलिटिकल फोर्स आफ्टर बीजेपी इन यूपी। स्टिल टुडे दे आर द बिगेस्ट फोर्स, बट बीजेपी गॉट 65 सीट। सो नाउ कांग्रेस का तो वहां पे जीरो प्रेजेंस है, ठीक है, कांग्रेस का जीरो प्रेजेंस है। तो कांग्रेस को तो जो भी वोट मिलेंगे वो सपा के वोट मिलेंगे, ठीक है। सो बीजेपी का यूपी में आई थिंक 73 सीट, 74 सीट शुड बी इजी। और अभी रिसेंटली जो किसानों का नेता है, वो क्या नाम है उसका, उनको चौधरी चरण सिंह, जयंत हाँ चौधरी, जो उनके पिताजी को भारत चौधरी रत्न चरण मिला है। सिंह, चौधरी चरण हाँ, सिंह। चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। तो अभी तो जयंत सिंह जो कि पश्चिमी यूपी के बड़े लीडर हैं, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। सो आई मीन द वे सीम्स स्मूदर फॉर बीजेपी। चलिए बहुत बढ़िया। बिहार में भी, बिहार की बात करें तो वहां पे फिर से जो इंडी गठबंधन के करता धरता थे वो वही छोड़ के चले आए। तो इंडी गठबंधन का तो वैसे मनोबल टूटा हुआ होगा। जी जी। अब उनके कार्यकर्ता किस बेसिस पे जाके वोट मांगेंगे वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि ग्राउंड में तो कार्यकर्ता जाके ही वोट मांगते हैं या आप हमको वोट करिए। और अच्छा राज, लास्ट में आपसे एक बस लास्ट में यही प्रश्न रहेगा कि जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का बहुत भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे कितना मूड चेंज होगा, कितना इससे आपको कितना देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ेगा चुनाव, आने वाले चुनाव में? देखिए, जो मैं सोचता हूँ, ये जो काम हुआ है ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। सोचो कि 500 साल बाद ये काम हुआ है, और ये लोग 1990 से 1990 से ये लोग बोल रहे हैं, उसके पहले से बोल रहे हैं। इनफैक्ट जब रथ यात्रा हुई 1992 में, तब से ये पूरा मूवमेंट इन्होंने खड़ा किया राम मंदिर का। और उसके बाद ये लोग हमेशा बोलते रहे, इनका हमेशा मजाक लोग उड़ाते रहे कि नहीं नहीं होगा, आप नहीं कर सकते इसको। और इन्होंने किया, पूरी तरह लीगली किया इन्होंने कुछ, और विदाउट फायरिंग अ बुलेट अगेन, कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, लीगल तरीके से राम मंदिर वहां पे बन गया, ठीक है। सो उसका जो जनमानस पे प्रभाव है वो बहुत है। लोगों का हृदय, वो किसी भी जाति के हों, राम यूपी में, स्पेशली यूपी बिहार और नॉर्थ साइड में तो राम मतलब सबके हैं ना। कि क्या यादव राम को नहीं पूछता? हाँ, तो क्या दलित राम को नहीं पूछता? तो राम तो सबके हैं। तो इसलिए मुझे मेरा ये है कि मानना है कि इसका इफेक्ट होगा। और पहली बात, इसका जो पहले स्टेप में इसका इफेक्ट होगा कि जो बीजेपी का नॉर्मल वोटर है उसका वोट कंसोलिडेट होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। कुछ ऐसे होता है ना कि जब आप अपने प्रोमिसेस फुलफिल ना करें तो जो आपके कोर वोटर्स हैं वो बिछड़ने लगते हैं कि अरे बोले थे ये कर ही नहीं रहे हैं, हम इसी के लिए वोट दिए थे। अब कम से कम वो नहीं होगा। इन्होंने अपने जितने भी बड़े प्रोमिसेस थे फुलफिल किया है,
तो वो, और साथ में जो और भी जिन लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ी हैं, वो लोग भी इनको, मुझे लगता है कि उनका वोट भी इनको मिलेगा और उसका फायदा ही होगा, उसका किसी तरीके से नुकसान तो होगा नहीं, उसका जिस भी तरीके से हो उसका फायदा ही होगा। और उसका फायदा इनको सिर्फ नॉर्थ में नहीं मिलेगा, उसका फायदा इनको साउथ में भी मिलेगा, बिकॉज नाउ दे आर बीइंग सीन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हु फुलफिल्स देयर प्रॉमिसेस अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सो उसका जो भी होगा फायदा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। हमने और भी एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि राम मंदिर ऐसा ऐसा चीज है कि अ, अगर ये बनने के बाद ये लोग इलेक्शन हार भी गए, जो भी हुआ, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो जिससे लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो हुआ है, ये असंभव था, इसको उन्होंने संभव किया। सो ये लोग चुनाव जीते हारे, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा लोगों को। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। समय तो बहुत ज्यादा आपका हो गया, फिर भी मैं लास्ट में एक प्रश्न और लेना चाहूंगा कि इस बार मतलब ये लोग विपक्ष की बातों में चल रहा है कि जो उनका जो मुस्लिम वोटर्स है, जिसको वो अपना कोर वोटर्स मानते हैं, तो लग रहा है कि जैसे कि पहले ही बातें हुई हैं कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट दे देती हैं, पता नहीं चलता है। फिर इस बार ये हो रहा है कि पसमानदा मुसलमानों का वोट भी भाजपा अपने साथ लाना चाह रही है, जो और इस तरह की इनसिक्योरिटी विपक्ष के अंदर है कि जो जिसके लिए वो राम मंदिर तक का उन्होंने अस्वीकार पत्र जारी कर दिया। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसे हम उनका वोट ले लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये फिजिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि बस ऐसे कहीं कि ऐसे बखेड़ा खड़ा हो रहा है? जस्ट वन से, सॉरी। सो इसके बारे में देखिए, बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत सारा काम किया है। देखिए मेरे पास एक और डेटा पॉइंट है, मैं आपको शो करना चाहता हूँ, जस्ट वन से। इसीलिए मैं आपसे बात, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा आपसे बात करने के लिए, कि मैं कुछ डेटा सर्च कर रहा था, जिससे मे बी मेरे टैब में हो, अ, कि क्या जो है बीजेपी की सारी योजनाओं का लाभ किसको सबसे ज्यादा हुआ है। तो मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। सो आप देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, मुस्लिम्स इन इंडिया बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइंड स्टडी। पता नहीं ये दिख दिख नहीं रहा होगा। आप शेयर कर दीजिएगा। हम हाँ, लगा मैं देंगे। आपको शेयर कर दूंगा जी। आप देखिए इसमें, ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द पुअरेस्ट 20% ऑफ द मुस्लिम हाउसहोल्ड्स इन इंडिया हैव बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब जो 20% पुअरेस्ट मुस्लिम्स है इंडिया में। सो मुस्लिम देखिए सबसे पिछड़ी कम्युनिटी मुस्लिम्स की है, ठीक है। सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडिया में मुस्लिम्स हैं, 20% ऑफ द पॉपुलेशन आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, मुस्लिम सबसे पिछड़ी कम्युनिटी मुस्लिम की है। सो ये तो इसमें अब ये यही एक पूरी डिबेट है कि इन मुस्लिम्स को अभी भी माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स। सो आई मीन दिस इटसेल्फ इज अ डिबेट कि वो होना चाहिए या नहीं, तो ये तो अलग ठीक है। तो जो कांग्रेस अपना हमेशा से वोट बैंक इनको बनाती आई है, इनको हमेशा इन्होंने पिछड़ा रखा, इनको हमेशा इन्होंने धर्म का चूरन चटाया कि हमेशा जो तुम्हारे धर्म को प्रोटेक्ट करे उसको वोट दो तुम, जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करे उसको उसको वोट वोट दो तुम। कौन तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारे बेटों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है डजंट मैटर। जो इस्लाम के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा, उसको तुम वोट दो। और वही, अच्छा, जो भी है पढ़े लिखे अनपढ़ सारे मुस्लिम लोग, मैं तो बहुत ऑनेस्टली मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, दे फॉलो द सेम रूट, यू नो। सो इवन आफ्टर, अब मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ कि द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने रिवील किया है
इन्होंने डेटा एनालिसिस किया है, डेटा फ्रॉम ओवर 1.2 मिलियन हाउस होल्ड्स बिटवीन 2015 एंड 2021 अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज। सो ये जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, एक कमेटी थी जिन्होंने सर्वे किया 1.2 मिलियन हाउस होल्ड, मुस्लिम हाउस होल्ड्स पर, नहीं 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख लोगों पे सर्वे किया बिटवीन 2015 एंड 2021। ओके, सो द रिपोर्ट highlights that there is no evidence of discrimination in provision of basic amenities across religious and social groups or geographies. सो ये रिपोर्ट बोलती है, जैसे कि ये लोग हमेशा चिल्लाते हैं ना कि मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हमको हमेशा पिछड़ा रखा, सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं। बट द रिपोर्ट सेज कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको दिया गया है, विदाउट एनी सोशल और जियोग्राफिकल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। और ये देखिए, ये द डेटा प्रोवाइडेड शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज अक्रॉस ऑल रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। सो जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनका जो उन एक्सेस है वो सारे रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वली मिल रहा है। और ये द एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 53% इन 2015 to 16 to 85% in 2019 to 21, with the most significant improvement observed among the poorest 20% Muslims household at 71%। सो इसका मतलब हुआ कि बिजली का कनेक्शन जो मोदी जी ने पहुंचाया है, अब ये भी मैं एक पॉइंट और जोड़ना भूल गया था, ये आप भी देखिए गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं, और जो भी गांव से हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पहले बिजली कैसी आती थी गौरव। अब हम लोग, तुम भी दिए से पढ़े हो, लालटेन जला के पढ़े हो, मैं भी लालटेन जला के पढ़ा हूं। Isn't it true? हमारे बाप दादा भी लालटेन जला के पढ़े हैं, हम भी लालटेन जला के पढ़े हैं। ये तो कांग्रेस थी भाई। सो जिन्होंने जो ये सब नहीं झेले हैं वो सब कैंडल मार्च और ये सब निकाले कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। आज गांव में 16-16, 18-18 घंटे बिजली आ रही है। हम लोग साला, थोड़ा सोचो, लाइट नहीं होती थी। सोचो, तुमको याद होगा जब हम लोग बचपन में थे, रात को कभी अचानक से लाइट आ जाए तो पूरे गांव में हम लोग खुश हो जाते थे कि रात को लाइट आ गई। और ये लोग पता नहीं किस मुंह से वोट मांगने आ जाते हैं। आई मीन दे हैव देयर एडोसिटी की वो टेलीविजन पे चिल्लाते हैं, वोट मांगते हैं कि हमको वोट दे। और अच्छा, लोग उनको, कुछ लोग वोट अभी भी देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब आफ्टर सफरिंग ऑल दीज इयर्स, तुम्हारे दादा लालटेन जला के पढ़े, तुम्हारे बाप लालटेन जला के पढ़े, तुम लालटेन जला के पढ़े, और फिर भी उसी लालटेन वाले को तुम वोट दे रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। आज बिजली इतना सही आता है। इट्स नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि 24 घंटे बिजली मिल रहा है, बट जहां 4-5 घंटे भी नहीं मिलता था, वहां 16-16, 18-18 घंटे हमको बिजली मिल रहा है। सो इट्स ह्यूज। अब आप ये रिपोर्ट के हिसाब से देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिटेड मुस्लिम्स हैं, जिसमें 71% ऑफ द मुस्लिम्स आर अफेक्टेड। there is 20% population of Muslims in India. But इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट्स में इनका कंट्रीब्यूशन 71% है। मतलब कि इनको 71% जो गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग स्कीम है, वो उसका 71% लाभ 20% मुस्लिम्स को मिला है। आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए अभी, और मैं ये तो मोबाइल फोन्स का है। देखिए ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मोबाइल फोन्स, the highest target achievements for religious cluster was observed in Muslims and Hindu plus Muslims clusters at 37% and 33% respectively. The report also indicates an increase in access to mobile phones, with poorest 20% households of Muslims reaching 79%. So जो अभी जो poorest 20% है, वो उनमें 79%
नाउ दे हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन्स। हम्म ठीक है। अभी अभी आप देखिए कि इसमें काफी सारी चीजें हैं, मैं अभी पूरा पढ़ नहीं सकता, बट हम्म और जो इन्होंने और एक और स्कीम है पीएम आवास योजना, हम्म उसकी हमने बात ही नहीं की। अब देखिए इनकी अगर आप जो गवर्नमेंट का स्कीम्स अगर आप गिनाते चले जाएंगे तो हम्म पूरा 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत जाएगा, और वो भी मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूँ, मैं हम्म सिर्फ नाम और कुछ डेटा शो कर रहा हूँ, इसके और डेप्थ एनालिसिस किया जा सकता है। सो जो गवर्नमेंट का जो हाउसिंग स्कीम्स है, सो 20% Muslims get 33% of those government houses. हम्म They have got 33% of the government houses, the 20% Muslims. Okay. सो सब में इनको ये चूंकि सबसे ज्यादा पिछड़े थे, तो हम्म इसीलिए सबसे ज्यादा लाभान्वित भी यही हैं। हम्म ठीक है। तो सही गवर्नमेंट ने बात। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि हिंदुओं को ज्यादा दो मुस्लिमों को कम दो, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। येट येट most of them, I am saying this with lots of disappointment, हम्म most of them वोट बीजेपी को नहीं करेंगे, they will still vote for Congress. You know why? You know why? हम्म भाई। Because they promise to their religious uh, uh, religious savings, कि दे आर लाइक मसीहा फॉर मुस्लिम्स, कि उनका जो है इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे, दे विल increase the status of Islam in India and all that. So based on this one statement, they will all vote for Congress. कितने परसेंट आप समझते हैं, कितने परसेंटेज आपका कितना अनुमान है कि जो भाजपा को देंगे? देखिए मेरे हिसाब से कोई भी सेन माइंडेड, हम्म particularly महिला, वो मुस्लिम हम्म महिला, they should all vote for BJP. हम्म The kind of schemes, I mean महिलाएं सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं ये सारे स्कीम्स में, सबसे ज्यादा हम्म लाभान्वित हैं ये सारी स्कीम्स में। ठीक है। हम्म गैस सिलेंडर उनको मिला है, टॉयलेट्स, मतलब सब सब लाभान्वित हैं, बट सबसे ज्यादा हम्म परेशानी पहले उनको थी, अभी सबसे ज्यादा वो लाभान्वित हैं। ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिल गई उनको, सोचिए इतनी इतनी बड़ी बात है ये। तो देखिए उनको वोट देना चाहिए, बट देना चाहिए और देंगी, इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो मुझे मुझे नहीं पता गौरव कि कितने परसेंट लोग देंगे, बट मैं होप करता हूं कि उनको वोट दें। अगर नहीं देंगे तो फिर लोगों का फिर भरोसा उठ जाएगा कि आप कितना भी इनके लिए काम करो, दे आर ओनली गोइंग टू वोट फॉर देयर रिलीजियस एमिनिटीज, जो इनके लिए हज हाउस बनवा दे, जो इनका कब्रिस्तान बनवा दे, जो इनको हज सब्सिडी दे, ये इसीलिए इसी सब के लिए जो इनकी मस्जिदें बनवा दे, जो मंदिर तुड़वा दे, इसी सब के लिए वोट देंगे ये। तो तब तो एक ये बन जाएगा ना कि आप इनके लिए कुछ भी करो, ये वोट तो उसी पार्टी को देंगे जो इनके लिए ये सारी चीजें करें, ये विकास के नाम पे वोट नहीं देंगे। तो आई होप कि ये इस भ्रम को तोड़े, ये इस जाल को तोड़े, स्पेशली वुमेन्स। सो आई रियली होप, but I don't know, and I think nobody knows. चलिए, बहुत हम लोग बृहद चर्चा किए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिए, और वेद प्रकाश जी ने हमसे जुड़ करके बहुत ही डेप्थ एनालिसिस विथ रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। और वेद प्रकाश जी, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।